जरूरत है, जिसके लिए वाकई बिहार को पैसे मिलने चाहिए। हालांकि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करीब करीब खत्म हो चुकी है और वो मिलने वाला है भी नहीं, लेकिन क्या वाकई बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा? देखिए, जहाँ तक बात नहीं करें बिहार की बात में, अगर पॉलिटिकल एंगल की जैसे आपने बात की, तो इस साल 2025 में सिर्फ 2 ही राज्यों में चुनाव है। दिल्ली में जहाँ 5 तारीख को वोटिंग है, तो वहाँ का लगभग पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पूरी तरह तैयार हो चुका है, लोगों का मन बन चुका है, जो भी रिजल्ट आएगा देखना होगा। और इसके बाद पूरे देश में सिर्फ पूरे देश में एक ही जगह एक ही स्टेट में इलेक्शन है, बिहार में, इस साल के अंत में। तो कहने का यह है कि इसमें बिहार के लिए कुछ स्पेशल पैकेज जरूर आएगा और बिहार पर प्रधानमंत्री की भी होती है, तो देखना पड़ेगा। और जहां तक बिहार की बात रही, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिहार में बहुत सारा स्कोप है और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ भी है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ और स्कोप भी है अभी। तो इसमें बहुत सारे, मतलब कि मैं बताऊं कि कुछ रोड वगैरह है, वहां पर कुछ काम हो सकता है, कुछ रेलवे के प्रोजेक्ट है, वहां भी कुछ काम से उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और भी कुछ ऐसे ऐसे काम है जिनको कर करके जनता को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया जाएगा। तो देखते हैं इस आधार पर कि चूंकि बिहार में इलेक्शन है, साल के अंत में पूरा समय भी है, 7-8 महीना का पूरा समय है। चलिए अभय जी आपके पास हम लौटेंगे, आप कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री निकली और उसके बाद राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगी। तो ये सीधी तस्वीरें, आज देश का आम बजट पेश किया जाना है और 11 बजे ये बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले वित्त मंत्रालय से बजट की कॉपी लेकर महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहां पर बजट की कॉपी राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और उसके बाद ये बजट केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट से इस बैठक को मंजूरी मिलेगी और फिर 11 बजे ये बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करती हुई वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम, जो इस बजट को बनाने में भागीदार रही हैं और उनका योगदान रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, बीच बीच में तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभय जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी देखिए, मैं थोड़ी सी बात, देखिए प्रधानमंत्री जी जो है, प्रधानमंत्री जी जब अपने शुरुआती दिनों में वो मतलब हर तरह का उन्होंने यात्रा किया, बस से लेकर के ट्रेन से लेकर के सब कुछ की यात्रा किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का उनको पूरा आइडिया था कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या वस्तु स्थिति है। तो जब पीएम बने तो उनका सबसे जो प्राथमिकता में मैंने जो देखा उसमें पाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उनके प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। इसका मैं बताऊं कि जब 2015 में जब अपना सरकार के कामकाज के 1 साल का जब वो रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने एक दो ऐसी बातें कही जो कि बहुत ही अलग प्रकार की बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि उन्होंने 1 साल का जब काम का 2015 में रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 340 ऐसे ब्रिज वगैरह थे, रेल ब्रिज थे, रोड ब्रिज थे, जो कि एक ऑफिस में फंसे हुए थे, दूसरे ऑफिस में काम में फंसा हुआ था। तो उसको मैंने सबको क्लियर किया, 1 वे में क्लियर करके मैंने काम को आगे बढ़ाया। मतलब उनके कहने का अर्थ यह था कि हमारे आने के पहले होता क्या था कि इस सरकार का काम अलग होगा, उस सरकार का काम अलग होगा, पिछले सरकार के काम को ये सरकार रोक देती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने यूपीए के काम को 2014 से 2014 के बीच में जो काम हुआ उसको ही मैंने आगे बढ़ाया और इसको मैं इसे भी प्रूफ करूंगा। तो कहने का यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी साहब का प्राथमिकता रहा है। और मैं बिहार के बारे में बात करूं कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ भी है और होने का स्कोप भी है, तो उस पर बहुत सारा मतलब इस पर आएगा। मेरा ये मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारा काम होगा इस बार। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा काम होगा। आदित्य मल्होत्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य जी, आपके पास लौटेंगे। झारखंड में मैया सम्मान योजना दी जा रही है और उसका नतीजा चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिला।
ये अब एक ट्रेंड बन चुका है हर राज्य में, जो वो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें होड़ लगी हुई है कि वो पैसे दें। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो पैसे दिए जा रहे हैं इसके जगह पर अगर उनको रोजगार सृजित कर उन्हें खुद उस हिसाब से सक्षम बना दिया जाए कि वो इतने पैसे इनकम कमा सकें, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये जो पैसे बांटे जा रहे हैं इसका बोझ आम लोगों पर पड़ेगा। कैसे आखिर सरकार इन पैसों को मैनेज करेगी, ये आर्थिक बोझ मैनेज करेगी, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से आपने जो बात कही अभी, ये जो योजनाएं हैं उनका देखिए, ये जो राज्य में हम लोग को अभी ज़रूरत अभी जो है पैसों से कहीं ज़्यादा हमें रोजगार की ज़रूरत है। और हमारे विडंबना की ये बात है कि हमारे राज्य में तमाम सारी ऐसी जितने भी हमारे पास मिनरल्स होने के बावजूद हम लोग रोजगार सृजन के बजाय अगर हम लोग देखिए, ये तो एक कंपल्शन होती है गवर्नमेंट की। अभी हम लोग अन्य राज्यों में भी देखें इस तरह की योजनाओं को उनको इसलिए लाना पड़ता है अपने आप को पावर में रखने के लिए। लेकिन देखिए अब हमारा कितनी बड़ी विडंबना है हमारे राज्य में। आप सब जानते हैं कि जहाँ रेल पहुँचती है वहीं विकास होता है। बहुत सारे हमारे एरिया हैं जो आदिवासी बहुल एरिया हैं, जैसे गुमला, सिमडेगा, चतरा, वहाँ अभी तक रेल ने भी दस्तक नहीं दी। हम लोग ने माननीय वित्त मंत्री को जो अपना सुझाव पत्र भेजा है उसमें हम लोग ने जिक्र भी किया है कि कैसे झारखंड में बेटर रेल कनेक्टिविटी हो। क्योंकि अब देखिए झारखंड के लोग अन्य राज्यों में जा रहे हैं और यहाँ की जो मैन पावर भी एक स्ट्रेंथ होती है कोई भी राज्य की। वो जो सारा पैसा है, अगर आप समझिए कि यहाँ से कोई आदमी चला जाता है तेलंगाना में, उसको सपोज करिए 30,000 रुपया वहाँ पर पैसा मिलता है, तो 20-22 हज़ार वो तो वहीं पर खर्च कर देता है। शायद वो 5-7-8 हज़ार ही भेज पाता है यहाँ पर। तो रेल की जो आवश्यकता है, दूसरी हमारी ये भी मांग गई है कि यहाँ पर एक नया रेल जोन जिसका हेडक्वार्टर रांची में हो, उसका सृजन किया जाए। बेहतर रेल विकास के लिए ये भी बहुत एक आवश्यक चीज़ रहेगी। लोगों को कैसे सस्ते दर पे मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स झारखंड में लाए हम लोग, जिससे कि जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के जो कारोबार है उसके जो इकाइयाँ लगी हैं इंडस्ट्रीज़, उसमें भी एक इजाफा होगा। ये भी हमारे एक सुझाव में जो गया है झारखंड के लिए। और जैसे मैंने आपको बतलाया कि जो झारखंड में अब हमारे पूरे देश में ही जैसे मोटर पार्ट्स हुए, हेलमेट है और लुब्रिकेंट, जिस पे चलिए, आदित्य जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ गौरव गुप्ता जी जुड़ गए हैं। गौरव गुप्ता जी चार्टर अकाउंटेंट हैं और टैक्स एक्सपर्ट हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है। गौरव जी, सवाल ये है कि क्या लग रहा है आज के बजट में कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, कौन सी चीज़ें महंगी होने वाली हैं, कहाँ सरकार राहत दे सकती है और कहाँ पर आम लोगों पर बोझ बढ़ सकता है? पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते होने की उम्मीद इस बजट के अंदर की जा रही है। बाकी और कुछ ज़्यादा चेंजेस की नहीं लग रहा है कि इस बार बजट के अंदर किया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या इस वक्त फंड्स की है। और जो हमारे अब 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए 8% की जो अगले आर्थिक वृद्धि करनी पड़ेगी अगले 10 से 20 सालों के अंदर, तो वो पॉसिबल करने के लिए ज़्यादा कर में राहत सरकार नहीं दे पाएगी इस बजट के अंदर। तो यही देखा जा रहा है कि उम्मीद खाली यही है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम होंगे, सोने के प्राइस भी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल। और अगर बात करें बोझ बढ़ने की, तो कहाँ आपको लगता है कि आम लोगों को कौन सी चीज़ें अब महंगे दर पर मिलने वाली हैं? लग्जरियस आइटम पे सरकार टैक्स लगा सकती है। कोई भी लग्जरी आइटम सरकार को लगता है तो उस पर सरकार टैक्स बढ़ा करके अपना टैक्स कलेक्शन ज़्यादा कर सकती है। ठीक है, रवि उपाध्याय जी का पास चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। हालांकि इंतज़ार करना होगा 11 बजे का, जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी।
वहाँ पर क्या कुछ लोगों को तोहफा मिलता है, किन चीज़ों पर महंगाई बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए। रवि जी, अगर बात करें हम आम बजट की, आपको क्या लगता है कि बिहार में किन किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है सरकार को? अगर केंद्र से एक बेहतर पैकेज मिलता है बिहार को, तो कहां पर वो पैकेज और वो पैसे लगने चाहिए? चलिए अभय जी के पास चल लेते हैं। अभय जी, क्या लगता है बिहार को अगर कोई विशेष पैकेज मिलता है या चुनाव को देखते हुए सरकार एक बड़ी राशि देती है केंद्र सरकार बिहार को, तो कहां पर वो पैसे लगने चाहिए, किन किन चीजों पर वो इन्वेस्ट करने की जरूरत है? बहुत मतलब रोड पर भी कुछ काम हुआ, कुछ काम हो रहा बाकी है। रेल का कुछ काम अगर हो जाए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद मैं बताऊं कि यहाँ पर समस्या तो कुछ और भी है, लेकिन एक बात सबसे बड़ी बात है कि मैं हर कुछ में कहूंगा कि अगर 2014 के पहले की बात करें और 2014 के बाद की बात करें तो बहुत सारा इंप्रूव हुआ है, लेकिन इंप्रूवमेंट का स्कोप अभी भी बना हुआ है। बिहार में जो फ्लड की स्थिति है, अगर जैसे जो नेपाल से जो फ्लड आता है और बिहार में जो परेशानी होती है, अगर उसके पर अगर कुछ काम कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उससे एक बड़ा सेक्शन ऑफ बिहार का एक बिग सेक्शन ऑफ जो पीपुल है, बिहार का बिग सेक्शन ऑफ एरिया है, वो काफी मतलब परेशान होता है। तो अगर उस पर कुछ काम किया जाए, उसके लिए कैसे नेपाल सरकार के साथ मिलकर कुछ डैम वगैरह बनाया जाए या उस पर कुछ अच्छा काम किया जाए तो बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। उसके अलावा कुछ AMU का जो मतलब ब्रांच है यहाँ की किशनगंज में, उस पर कुछ काम किया जाए तो मतलब काफी अच्छा किया जा सकता है। बिहार में कुछ कॉलेज वगैरह खोले जा सकते हैं, अभी खुला है लेकिन खुलने का भी और स्कोप है। तो इस तरह किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब ज्यादा अच्छा होगा। जी जी, चलिए अभय जी, हमारे साथ ललन जी भी हैं। ललन जी का रुख कर लेते हैं, अर्थशास्त्री हैं। ललन जी, क्या लगता है आपको कि किन चीजों पर सरकार को इस बजट में खास फोकस करना चाहिए कि उसका फायदा जो है वो देश की एक बड़ी आबादी को मिले? देखिए, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता पदार्थों की कीमतों में गिरावट हो और अधिक से अधिक लोग अधिक से अधिक पैसा उपभोक्ता पदार्थों पर खर्च करें, क्योंकि जब चीज़ों की मांग बढ़ती है तो फिर उनका उत्पादन भी बढ़ता है, और जब उत्पादन बढ़ाने की बात आती है तो रोज़गार भी बढ़ता है। तो एक साइकिल है कि कंजम्पशन को अगर आप इंक्रीज़ करें इकानमी में तो वो डिमांड जनरेट करेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और उससे पूरी अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो जो भी बजट सरकार प्रस्तुत करती है उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि कंजम्पशन को बूस्ट कैसे किया जा सकता है। इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो सरकार कर सकती है। एक तो ये कि जैसे मिडिल क्लास को टैक्स में रिलीफ दे तो उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, और दूसरी बात यह है कि जब मिडिल क्लास के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो सेविंग्स करेंगी, और जब सेविंग्स करेंगे तो और चीज़ों में, और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो जाहिर है उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो पहली बात तो ये कि सरकार को ये देखना है कि कंजम्पशन कैसे बूस्ट करे। और देखिए, जो हमारी इकानमी में थोड़ा डाउन ट्रेंड आया था पीछे, और जो अभी भी है थोड़ा डाउन ट्रेंड, उसकी एक बड़ी वजह भी यही है कि कंजम्पशन में ग्रोथ जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और जो पर्सनल सेविंग्स इस देश की इकानमी का जो सबसे बड़ा आधार रहा है पिछले कई दशकों में, चूँकि यहाँ के लोगों का एक कल्चरल आप कह दीजिए कि यहाँ पर एक संस्कृति रही है पैसा बचाने की, और वो जो संस्कृति रही है पैसा बचाने की, उसका आर्थिक लाभ बहुत ज़बरदस्त होता रहा है, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट होता रहा है। और जब ये सेविंग्स कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, कंजम्पशन कम होगा, इकानमी जाएगी। तो टैक्स में रिलीफ देकर सरकार ये काम कर सकती है। और दूसरी बात ये है कि जो महंगाई है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, ख़ास तौर से जो खाद्य पदार्थों की महंगाई है। अब आपने देखा कि पिछले 3-4 महीने में जो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर से जो महंगाई बढ़ी और वेजिटेबल्स के दाम इतने बढ़ गए कि सारी अर्थव्यवस्था अब हिल गई उसकी वजह से, और सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।
तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हैं, दूध है, अंडा है, मांस मछली है, या जो भी चीज़ें इस तरह से हैं, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, फ्रूट्स